कॉम्बिनेशनल सर्किट अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने अलग अलग तरह के सर्किट कवर किए हैं। जैसे एडर सब्ट्रैक्टर की बात हमने की, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। मल्टीप्लायर के बारे में हमने पढ़ा, कंपैरेटर के बारे में हमने पढ़ा, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी ऐसे कोड कन्वर्टर हमने पढ़े, पैरिटी सर्किट हमने पढ़ा, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर भी हमने कवर किया। ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के। और अभी तक हम लोग कहां तक कवर कर चुके, डीमल्टीप्लेक्सर तक कवर कर चुके। और इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डीकोडर। ठीक है, ये जो डीकोडर वाला टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट कौन से हैं, पहले है डीकोडर और मल्टीप्लेक्सर, और इसके बाद एडर और सब्ट्रैक्टर। ये सर्किट अगर बहुत अच्छे से तैयार करते हो तो एग्जाम के अंदर ये गारंटी है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्वेश्चन ना तो गलत होगा ना ही छूटेगा। ठीक है, और अब मैं उम्मीद करता हूं ये जो ट्रुथ टेबल बन रही है, जो 0 1 की बातें हो रही हैं, ये चीजें दिमाग में बहुत अच्छे से जा रही होंगी। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, काफी आवर्स हो गए जब से हम लोग डिजिटल स्टार्ट किए हैं, तो अब तक इन चीजों का फ्लो आप लोगों का बन जाना चाहिए। और मिड टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी, पीओएस, ये सभी चीजों में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब लगना चाहिए नेचुरल है। एक बार कॉम्बिनेशनल सर्किट देखो, अगर बहुत अच्छे से समझ लेते हो, इसका प्रोसेस समझ लेते हो कि कैसे ट्रुथ टेबल बनती है, ट्रुथ टेबल से कैसे सर्किट आता है, तो मैं ये नहीं मानता कि एग्जाम से पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट रिवाइज करने की कभी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इंडिविजुअल सर्किट्स को ना रटने की कोशिश मत करो। ऐसा मत करो कि ये चीज कैसे याद करूं, ये भी याद कर लूं, वो भी याद कर लूं। अगर रटने की ज्यादा कोशिश करोगे तो बार बार रिवीजन रिक्वायर्ड होगा। एटलीस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तक ऐसा रखो कि अगर सर्किट की फंक्शनैलिटी समझ आ रही है तो तुम उसको डिजाइन कर सकते हो, तुम उस पे बेस्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, माना अगले वाले टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, सीक्वेंशियल को, बट मैं ये मानता हूं कॉम्बिनेशनल तक अगर अच्छा तैयार करते हो तो रिवीजन का रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले, डीकोडर की बात करने से पहले एक बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने दिया था, मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया था डीमल्टीप्लेक्सर वाले वीडियो के अंदर, 1:32 डीमक्स using 1:8 डीमक्स। अब मैंने उस वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि सक्सेसिव डिवीजन यूज होता है, तो 32/8 4 और 4/8 या 0.5, लेकिन 0.5 डीमल्टीप्लेक्सर तो यूज नहीं हो सकता ना, तो 1। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना था, 32:8, 32/8 4 हो गया, तो ये वाली स्टेज होगी सेकेंड और ये वाली स्टेज होगी हमारी फर्स्ट। इसमें यूज होगी एलएसबी। तो 32 में कितनी बिट्स होंगी, सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 5। तो इसके अंदर 3 लो प्रायोरिटी वैल्यू रहेंगी, S2, S1, S0, और इसके अंदर बची हुई 2, S4 और S3। लेकिन चाहिए कितनी से, 3, क्योंकि 1:8 है ना, तो 8 में कितनी सिलेक्ट लाइन होती है, 3, बच कितनी रही है, 2। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले पहली स्टेज में बना लेता हूं। 1:8 हमें करना है, तो एक इनपुट लगाऊंगा, यहां मेरे पास 8 आउटपुट आएंगे। अब 2/7, ये 8 आउटपुट आ गए मेरे पास। अब क्या होगा, इसके अंदर 3 सिलेक्ट लाइन होंगी, S2, S1, S0, ये 3 सिलेक्ट लाइन हुई। अब 3 सिलेक्ट लाइन में कौन कौन सी जोड़ रहे हो, S4 और S3। अब जो बची हुई सिलेक्ट लाइन है उसे क्या कर दोगे, इसको कर दोगे या तो VCC से कनेक्ट यानी 1, या तो 0। सपोज 0 कर दिया। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0 और 0 1 1। यानी कौन से आउटपुट सिलेक्ट हो सकते हैं, Y0, Y1, Y2 और Y3। बाकी के 4 सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो आउटपुट है ये भी एक 1:8 डीमक्स में जाएगा, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं।
ये वाला भी एक 1:8 डीमक्स में जाएगा, ये वाला भी एक 1:8 डीमक्स में जाएगा, और ये वाला भी एक 1:8 डीमक्स के अंदर अप्लाई होगा। सबके आउटपुट कितने आएंगे? 8 8 8 8, कितने हो गए? 32। और इनमें सिलेक्ट लाइन कौन सी यूज होंगी? S2 S1 और S0। ठीक है, इसके अंदर हमारी सिलेक्ट लाइन होंगी S2 S1 S0, और उसके हिसाब से पूरा सर्किट बनेगा 1:32 यूजिंग 1:8। तो जब नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कम पड़ जाती है तो क्या करते हैं? एक सिलेक्ट लाइन को क्लैंप कर दिया जाता है 0 या फिर 1 पे, ताकि हम लोग उसके ऑर्डर को रिड्यूस कर पाए। फिर मैं सारे आउटपुट्स को एनेबल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके कुछ आउटपुट्स का यूज करूंगा, बाकी के आउटपुट क्या रह जाएंगे? अनयूज्ड। और यही ट्रिक हमने अपनाई थी मल्टीप्लेक्सर के अंदर भी, जब मैंने बोला था हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर से अगर लोअर ऑर्डर आना है तो उसकी सिलेक्ट लाइन को फिक्स कर दिया जाए, तो हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर आना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में काफी चीजें हमारी कॉमन चल जाती हैं, और वही चीज मैं यहां कर रहा हूं कि एक सिलेक्ट लाइन को 0 करके मैंने फिक्स कर दिया। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं आज के, जो कि है डिकोडर। ठीक है, आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? डिकोडर की। अब डिकोडर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को डिकोड करना। डिकोड करना कैसे? जैसे मान लो कि मैं कोई सिंबल देता हूं या मैं कोई इशारा करता हूं, तो उस इशारे को समझना, इसका मतलब होगा उसे डिकोड करना। तो डिकोडर का काम क्या है? कोई जो कोड आ रहा है उसे डिकोड करके उसे अंडरस्टैंड करना या उसका एक मीनिंगफुल सिग्निफिकेंस बनाना, ये किसका काम है? डिकोडर का। अब अगर प्रैक्टिकली बात करें डिकोडर का काम कैसे होता है, जैसे मान लो आर्मी कम्युनिकेशन की बात अगर करें, उतने लेवल का डिकोडर हम पढ़ेंगे नहीं, तो इतना मत एक्साइट हो, सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं। आर्मी वगैरह की बात से हम लोग ये समझ सकते हैं कि डिकोडर का पर्पस क्या है। अब देखो, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि मैसेज जो है ना बहुत कोडेड फॉर्म में जाता है। मैसेज जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो ऐसे भेजते हैं कि कोई और उसे ना समझ पाए, तो इसको बोलेंगे एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब हुआ मैसेज को एक कोडेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, या उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स डिस्क्राइब करना जिस हिसाब से उस मैसेज को रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, इसमें देखो बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं ऐसा करूं कि 1 को +5 वोल्ट कर दूं और 0 को -5 वोल्ट कर दूं, तो इसको भी एनकोडिंग बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हो 5 वोल्ट से और 0 को -5 वोल्ट से, तो जो रिसीवर है अगर उसे पॉजिटिव वोल्टेज मिली वो समझ जाएगा 1 है, और नेगेटिव मिली तो 0 है। लेकिन उसके लिए पहले उसे पता होना चाहिए कि तुमने 1 को 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया और 0 को -5 से। तो ये जो प्रोसेस होता है किसी इंफॉर्मेशन को, किसी मैसेज को, किसी डेटा को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के अंडर लाके रिप्रेजेंट करने का, इसे बोलते हैं एनकोडिंग। तो एनकोडिंग कहां होगी? ट्रांसमीटर पे। तो जो डेटा भेज रहा है वो क्या करेगा? उसे कोड में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उस कोड को वो आगे रिसीवर तक भेजेगा। इसीलिए डिकोडर का उल्टा होता है एनकोडर, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए समझो एनकोडिंग कहां हो रही है? ट्रांसमीटर पे। अब जो डेटा रिसीवर के पास आ गया, उस डेटा को समझना रिसीवर का काम है, या उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना रिसीवर का काम है। तो रिसीवर में लगता है डिकोडर, जो कि किसी कोड को एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करे। ये बात समझ आई कि डिकोडर क्या है? डिकोडर कन्वर्ट्स अ पर्टिकुलर कोड इनटू सम मीनिंगफुल डेटा, दैट इज द पर्पस ऑफ अ डिकोडर। ठीक है, तो इसमें एक इनपुट को एक पॉइंट लिखो, डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट that converts binary code into decimal output, binary code into decimal output। तो देखो, अगर मैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तुम्हारे लिए समझना ज्यादा आसान क्या है? क्या डेसिमल नंबर 6 समझना ज्यादा आसान है,
या 110, ज्यादा सिंपल है हमारे लिए डेसिमल। तो बाइनरी एक कोड है, इस कोड को डिकोड कौन कर रहा है? हमारा डिकोडर। अब देखो डिकोडर कैसा होता है, डिकोडर के अंदर क्या क्या इनपुट होते हैं। एक होता है एनेबल इनपुट। ये एनेबल का काम क्या होता है? एनेबल को चिप सिलेक्ट भी बोलते हैं। एनेबल का काम होता है इस आईसी को वर्क कराना। तो तुम ये कैसे डिसाइड करोगे ये आईसी ऑन होनी चाहिए या ऑफ, वो डिसाइड होता है एनेबल से। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ इनपुट्स होते हैं, जैसे इनपुट मान लो i0, i1 अप टू ik। ठीक है, या एक काम करो in। ऐसे इसके अंदर आउटपुट होते हैं y0, y1 अप टू yk। तो इसके अंदर मल्टीपल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट है, जबकि मल्टीप्लेक्सर में क्या था? मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। डीमल्टीप्लेक्सर में सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इधर क्या है? इधर है मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो k है, ये k होता है 2 की पावर n। तो अगर n इनपुट है तो आउटपुट कितने होंगे? 2 की पावर n। तो ये y k-1 होगा, क्योंकि 0 से k-1 तक कितने आउटपुट आ गए? k। या फिर n क्या हो जाएगा? log 2 बेस k। ठीक है, अब देखो इसका वर्किंग क्या होता है, एक डिकोडर का वर्किंग क्या होता है, इसमें लिखना a decoder selects a particular output, a decoder selects a particular output based on a particular combination of input, based on a particular combination of input। ठीक है, ये भी n-1 होगा, n इनपुट है। तो देखो ये n इनपुट्स के किसी कॉम्बिनेशन के लिए इनमें से कोई पर्टिकुलर आउटपुट सिलेक्ट हो जाएगा, ये काम होता है डिकोडर का। अब कौन सा सिलेक्ट होगा इसके बारे में लिखो, द आउटपुट सिलेक्टेड is represented by decimal value of the input combination। जैसे देखो मान लो n 3 है, n अगर 3 है तो कितने इनपुट हो गए? 3 इनपुट हो गए। आउटपुट कितने होंगे? 2 की पावर 3 8। तो 3 इनपुट और 8 आउटपुट, 3 इनपुट और 8 आउटपुट। 8 आउटपुट कहां से कहां तक होंगे? 0 से लेकर के 7 तक। अब मान लो 3 इनपुट पे मैंने लगाया 100। 100 का मतलब डेसिमल में क्या होता है भाई, जल्दी बताओ? 4 to 1 के वेटेज के हिसाब से 100 का वैल्यू होता है 4। तो कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा? y4। ठीक है, ऐसे ही 101 5, कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा? y5। 011 3, कौन सा सिलेक्ट हुआ? y3। ठीक है, 111 7, कौन सा सिलेक्ट हुआ? y7। इस तरह से कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होता है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ये डिपेंडेंट होता है इनपुट के एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे, और जो इनपुट कॉम्बिनेशन की डेसिमल वैल्यू होगी वही आउटपुट हमारा सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होने का मतलब क्या है ये आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी बस ये समझो कि कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा या एनेबल होगा वो डिपेंड करेगा इनपुट के कॉम्बिनेशन। अब डिकोडर को देखो नाम कैसे देते हैं, नेम इसको ऐसे लिखा जाता है, नेम इसका होगा कितने इनपुट है? n क्रॉस k डिकोडर, या n क्रॉस 2 to the power n डिकोडर। अब देखो डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर में काफी हद तक सिमिलैरिटी है, जैसे 2x4 या 2:4 डिकोडर की अगर बात करें, क्या होगा इसके अंदर कि 2 इनपुट होंगे और 4 आउटपुट होंगे।
चार आउटपुट y0, y1, y2, y3, ये चार आउटपुट हो गए भाई, और दो इसके अंदर इनपुट होंगे i0 और i1, ये दो इनपुट हो गए, और एक क्या हो गया एनेबल। अब ऐसे ही अगर हम बात करें 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर की, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता था कि एक इनपुट आता था, दो सिलेक्ट लाइन और चार आउटपुट, y0, y1, y2, y3, इसमें भी चार आउटपुट होते थे और इफेक्टिवली तीन इनपुट होते थे, एक तो इनपुट और दो सिलेक्ट लाइन। इधर भी तो तीन इनपुट है, दो इनपुट और एक एनेबल। तो डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर एक ही सर्किट होता है, बट इनपुट is replaced by enable and select line is replaced by input। तो डीमल्टीप्लेक्सर में जो सिलेक्ट लाइन थी उसकी जगह क्या यूज हो रहा है यहाँ इनपुट टर्मिनल, और जो डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट था उसकी जगह क्या यूज हो रहा है एनेबल यूज हो रहा है। बाकी सर्किट की वर्किंग एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें यही पॉइंट लिखो, decoder is a special case of demultiplexer। Decoder is a special case of demultiplexer in which the select lines of demultiplexer are treated as inputs to the decoder। Select line of demultiplexer are treated as input to the decoder, and the input of the demultiplexer is treated as enable input of the decoder, ठीक है भाई। तो इतनी बात समझ आती है कि डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर इफेक्टिवली सेम है, बस टर्मिनल्स के नाम को चेंज किया गया है। अब डिकोडर में आगे बढ़ने से पहले जनरली एक कंसेप्ट पे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट लिखो एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो सिग्नल। एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो सिग्नल। अब ये एक्टिव हाई और एक्टिव लो का क्या फंडा होता है। एक्टिव हाई का मतलब ये होता है कि वो सिग्नल जब 1 होगा तब उसे एक्टिव माना जाएगा, या ये कहा जाएगा ये ऑन है। तो ऑन का मतलब क्या होगा 1, और एक्टिव लो का मतलब जस्ट उल्टा होता है कि उसे ऑन या एक्टिव कब मानोगे जब उसकी वैल्यू होगी 0। तो इसमें लिखो an input or an output signal is said to be active high if that signal is activated or on when it is logic 1, तो देखो अभी मैंने एक चीज बोली डिकोडर के अंदर कि इनपुट कॉम्बिनेशन के हिसाब से डिकोडर का कोई ना कोई आउटपुट सिलेक्ट होता है। तो सिलेक्ट होने का मतलब क्या होगा, अगर एक्टिव हाई है इसका मतलब वो पर्टिकुलर आउटपुट 1 हो जाए। ठीक है, एक्टिव हाई का मतलब क्या है, एक्टिवेट कब होगा जब वो हाई होगा या वो 1 होगा। तो हम एक्टिव हाई डिकोडर के अंदर ये बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन इनपुट कॉम्बिनेशन one particular output of the decoder will become high। ये बात क्लियर हुई कि एक आउटपुट हाई हो जाएगा, बाकी सारे क्या रहेंगे लो। कौन सा हाई होगा, जो कि इनपुट की डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, an input or an output signal is considered to be active low
if it is on or activated, if it is on or activated when it is logic 0, if it is on or activated when it is logic 0, तो वहां एक्टिव होने का मतलब होगा कि 0 चला जाए। तो इसका मतलब जब एक्टिव लो डिकोडर की बात करोगे तो उसमें क्या बोलोगे कि इनपुट के एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए कोई एक आउटपुट लो हो जाता है, बाकी सारे क्या रहते हैं हाई, तो उसे क्या बोल दोगे एक्टिव लो। कि जो कोई एक्टिव हुआ वो लो हो जाएगा और जो इनएक्टिव है वो हाई रह जाएगा, इसे बोलते हैं एक्टिव लो डिकोडर। ये बात समझ आई, एक्टिव लो और एक्टिव हाई। अब देखो पहले हम इसके अंदर समझते हैं एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो एनेबल डिकोडर। यानी अगर एनेबल सिग्नल को एक्टिव हाई और एक्टिव लो की तरह ट्रीट करना है। अब इस बात का मतलब समझो, देखो कैसे दिखाते हैं। अगर एक्टिव हाई हुआ तो 2:4 डिकोडर की बात कर रहा हूं, दो इनपुट है सपोज I1 I0, चार आउटपुट है Y0 Y1 Y2 Y3। अब इसके अंदर यहां पे एनेबल सिग्नल रहेगा। अब हम ये कहते हैं ये वाला डिकोडर है एक्टिव हाई एनेबल। एक्टिव हाई एनेबल का मतलब है if enable is equal to 1 then decoder works, और if enable equal to 0 all outputs are 0, कोई भी आउटपुट काम नहीं करेगा अगर एनेबल हो गया 0। ठीक है, तो एनेबल कब हो पाएगा या ये सर्किट कब चल पाएगा जब एनेबल 1 हो, इसीलिए एक्टिव हाई एनेबल। एनेबल एक्टिव तब होगा जब वो हाई होगा। इस एनेबल को एक और नाम से जानते हैं CS, which is called as चिप सिलेक्ट। अब ये चिप सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मल्टीपल डिकोडर्स है उनमें से कौन सा डिकोडर को काम कराना है ये कैसे डिसाइड होता है, उसके एनेबल सिग्नल से। जो डिकोडर एनेबल हो गया वो काम करेगा, जो नहीं हुआ वो काम नहीं करेगा। यानी अगर 4 या 5 डिकोडर हैं उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, एनेबल पे। इसीलिए एनेबल को एक और नाम से जानते हैं कॉल्ड एज चिप सिलेक्ट सिग्नल, CS। ये बात क्लियर हुई। तो CS क्या होता है, चिप सिलेक्ट होता है। इससे क्या पता चलता है कि जब मल्टीपल डिकोडर सर्किट के अंदर है उसमें से कौन सा डिकोडर सिलेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज चिप सिलेक्ट। ठीक है, ऐसे एक्टिव लो का क्या मतलब होगा, देखो एक्टिव लो को कैसे दिखाओगे। अगेन दो इनपुट होंगे I1 I0, ठीक है, Y0 Y1 Y2 Y3। ठीक बात है। अब यहां एनेबल की जगह दिखाओगे एनेबल बार, और यहां ऐसे बबल लगा के सिग्नल दिखाओगे। बबल का मतलब होता है जब बबल्ड इनपुट या आउटपुट हो, बबल्ड इनपुट और आउटपुट मींस इट इज एक्टिव लो। जो मैंने एक और चीज बताई थी तुम्हें नेगेटिव लॉजिक के नाम से, वही चीज एक्टिव लो भी होती है। तो बबल्ड इनपुट या आउटपुट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव लो। अब इसमें हम ये बोलेंगे अगर एनेबल बार 0 हो जाए तब डिकोडर काम करेगा। ठीक है, अगर एनेबल बार 1 हो गया तो डिकोडर इज डिसेबल्ड। यानी ये काम कब करता है, 0 पे, और बंद कब होता है, 1 पे, उसे बोलेंगे एक्टिव लो। और काम 1 पे करे बंद 0 पे हो उसे बोलेंगे एक्टिव हाई। ये बात क्लियर हुई कि एक्टिव हाई और एक्टिव लो एनेबल का मतलब क्या हुआ। ऐसे अगला देखो एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो डिकोडर। एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो डिकोडर। अब एक्टिव हाई और एक्टिव लो एनेबल
नहीं हो रही बल्कि डिकोडर की बात हो रही है। इसका मतलब है इसके आउटपुट, कि इसके आउटपुट एक्टिव हाई है तो इसे बोलेंगे एक्टिव हाई डिकोडर, और इसके आउटपुट अगर एक्टिव लो है तो एक्टिव लो डिकोडर। तो y0, y1, y2, y3, ठीक है। इसका एनेबल सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां मैंने एनेबल को क्या मान लिया, एक्टिव हाई। अब एक्टिव हाई का डिकोडर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो I1 I0 अगर 10 है तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है भाई, 2 है। कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होना चाहिए, y2, तो y2 हो जाएगा 1। यानी कि आउटपुट y इज एक्टिव व्हेन y इज इक्वल टू 1, इसे बोलेंगे एक्टिव हाई। ऐसे बताओ, अगर I1 I0 मान लो 1 हो गए तो क्या डेसिमल वैल्यू बनी 3, तो कौन 1 हो जाएगा, y3, बाकी सभी आउटपुट क्या रहेंगे 0। तो एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर का मतलब है, एक्टिव हाई डिकोडर का मतलब है जो भी आउटपुट सिलेक्ट हुआ वो 1 हो जाएगा, बाकी सभी क्या रहेंगे 0। ऐसे देखो एक्टिव लो डिकोडर का मतलब क्या होगा, यही बात करते हैं एक्टिव लो की। एक्टिव लो के लिए क्या किया जाता है, ये जो आउटपुट है यहां बबल दिखा दो, और जैसा मैंने बोला एनेबल से फर्क नहीं पड़ता, तो एनेबल एक्टिव हाई भी ले सकते हो। तो एनेबल अभी भी मैंने क्या लिया है, एक्टिव हाई। ऐसा मत सोचना एक्टिव लो डिकोडर में एनेबल को एक्टिव लो होना पड़ेगा, एनेबल एक्टिव हाई भी हो सकता है और एनेबल एक्टिव लो भी हो सकता है। लेकिन अब हम क्या कहेंगे, मान लो I1 I0 10 है, फिर से कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा, y2। इस बार y2 1 नहीं 0 होगा क्योंकि बबल लग गया ना। ऐसे ही अगर I1 I0 1 है, कौन सा आउटपुट सिलेक्ट हुआ, y3, तो y3 हो जाएगा 0। तो एक्टिव लो का मतलब है जो भी आउटपुट सिलेक्ट हो गया वो 0 हो जाएगा, बाकी क्या रहेंगे 1। और एक्टिव हाई का क्या मतलब है, जो भी आउटपुट सिलेक्ट हो गया वो 1 हो जाएगा, बाकी क्या रहेंगे 0। और इसका एनेबल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो डिकोडर, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो डिकोडर are independent of active high and active low nature of, are independent of active high and active low nature of enable signal and only depend on active high and active low nature, and only depend on active high and active low nature of the output terminals, ठीक है। तो नेक्स्ट रनिंग डालना, एक्टिव हाई डिकोडर, तो इसमें लिखो, इन एक्टिव हाई डिकोडर based on combination of, in active high decoder based on combination of input signals, one output terminal becomes high, while the rest of the output terminals stay low, जो मैंने अभी बताया, एक्टिव हाई में जो भी आउटपुट एक्टिवेट होगा वो 1 हो जाएगा, बाकी के सभी क्या रहेंगे 0 रहेंगे। इसी का मतलब होता है एक्टिव हाई। तो इसमें पहले डिकोडर की बात करते हैं, 2 into 4 एक्टिव हाई डिकोडर, ठीक है। 2 into 4 डिकोडर की बात हो रही है। अब 2 into 4 एक्टिव हाई डिकोडर की जब बात कर रहे हैं
तो इसके अंदर कितने इनपुट लोगे भाई? 2 इनपुट लोगे, I0 I1, एक एनेबल सिग्नल ले लो। एनेबल भी मैंने एक्टिव हाई ले लिया, जैसे कि एक्टिव लो भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डिकोडर का नेचर क्या है, वो एनेबल से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और बबल जब ना दिखाया जाए, जब आउटपुट पे बबल ना दिखे तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव हाई। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखो I1 I0 दो इनपुट है, और कितने आउटपुट है अपने पास? अपने पास 4 आउटपुट है, Y0 Y1 Y2 Y3। इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब 0 0 पे कौन सिलेक्ट होगा भाई? Y0, तो Y0 एक्टिव हाई की वजह से हो गया 1, बाकी सभी रहे 0। और यहाँ एक एनेबल भी ले लो। ठीक है, एनेबल करोगे तभी ये सब काम हो पाएगा। ऐसे ही 0 1 पे कौन सिलेक्ट हो जाएगा? Y1। 1 0 पे कौन सिलेक्ट हो जाएगा? Y2। और 1 1 पे Y3। ठीक है, अब लेकिन अगर एनेबल 0 हो, अगर एनेबल 0 हो तो इनपुट कुछ भी लगा लेना। इनपुट मैंने क्या लिख दिया? डोंट केयर। आउटपुट सारे रहेंगे 0। ठीक है, एनेबल को अगर 0 कर दिया या डिकोडर को डिसेबल कर दिया तो ये फर्क नहीं पड़ता कि इनपुट क्या लगा है, सभी आउटपुट रहेंगे 0। तो Y0 कौन सी मिनटर्म पे आ रहा है भाई? Y0 आ रहा है मिनटर्म 0 पे, तो इसे बोलोगे M0, या फिर ये हो गया I1 बार I0 बार। Y1 ये मिनटर्म 1 के बराबर है, I1 बार I0। Y2 ये मिनटर्म 2 पे आ रहा है, I1 I0 बार। Y3 ये मिनटर्म 3 पे आ रहा है, यानी I1 I0। ठीक है, तो ये चारों आउटपुट क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक एक मिनटर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे इनपुट है उसके हिसाब से हमारी मिनटर्म आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये बात क्लियर हुई? तो एक पॉइंट लिखो, each output in an active high decoder, each output in an active high decoder represents a minterm, represents a minterm। ठीक है, सेकंड पॉइंट, the internal circuit of an active high decoder, the internal circuit of an active high decoder is similar to a demultiplexer, is similar to a demultiplexer। देखो कैसे, I1, ठीक है, और I1 का बार, फिर ये I0 और I0 का बार, और एक इनपुट क्या हो गया? एनेबल। तो पहले तुम डीमल्टीप्लेक्सर में इन्हीं को S1 S0 और I बोलते थे। अब देखो पहले आउटपुट पे कौन कौन जाना चाहिए? I1 का बार और I0 का बार, और एनेबल तो जाएगा ही जाएगा, और इनका क्या हो गया? एंड। तो ये हो गया Y0। अब दूसरे में I1 का तो बार जाएगा, लेकिन I0 एरोटेज जाएगा, और एनेबल तो जाएगा ही, तो ये क्या हो गया? Y1। ठीक है, अगले में जाएगा I1 और I0 का बार और एनेबल, ये हो गया Y2। और लास्ट में जाएगा I1 I0 और एनेबल, और ये हो जाएगा Y3। अब देखो एनेबल मैं हर एंड गेट में दे रहा हूं, जबकि मैंने एक्सप्रेशन में नहीं दिखाया, बट एक्चुअल एक्सप्रेशन में ऐसा होता है, यहाँ पे एंड हो रखा होता है एनेबल, क्योंकि अगर एनेबल 0 करोगे तो सभी आउटपुट क्या हो जाएंगे? डिसेबल हो जाएंगे, या सभी क्या हो जाएंगे? 0। तो सेम सर्किट है डीमल्टीप्लेक्सर जैसा,
बस इनपुट और एनेबल टर्मिनल नाम एक्सचेंज कर दिए गए हैं, बाकी सर्किट वही है जो हमने डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर पढ़ा था। ये बात क्लियर हुई? तो इंटरनल सर्किट में क्या क्या यूज हो रहा है? नॉट गेट और एंड गेट। तो एक्टिव हाई डिकोडर का सर्किट सेम होता है एज अ डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। अच्छा वैसे एक चीज देखो, जब इसके आउटपुट में क्या आ रही है? मिन टर्म्स आ रही है। हर आउटपुट एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा डीमल्टीप्लेक्सर में हमने बोला था कि मिन टर्म्स के सम से कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन बन सकता है, तो तुम ये कह सकते हो एक्टिव हाई डिकोडर कैन बी यूज्ड टू रियलाइज एनी एसओपी एक्सप्रेशन। बात क्लियर है? जैसे डीमल्टीप्लेक्सर हर एक्सप्रेशन रियलाइज कर सकता था और गेट की मदद से, ऐसे ही डिकोडर भी कोई भी एक्सप्रेशन रियलाइज करने के काम आ सकता है, जस्ट हमें एक और गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन लिखना, which LED will glow? Which LED will glow? यहां पे चारों आउटपुट पे हमने एलईडी लगा दी है। एलईडी का एक टर्मिनल आउटपुट से कनेक्टेड है और एक ग्राउंड से। Which LED will glow? और ये जो इनपुट I1 है ये 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो हमने एनेबल को 0 किया है और I0 को 0 किया है। अगर एनेबल को 0 रखा है तो डिकोडर क्या हो गया? डिसेबल। एनेबल इज 0, सो डिकोडर इज डिसेबल। अगर डिकोडर डिसेबल हो गया तो नो एलईडी विल ग्लो। कोई भी आउटपुट 1 नहीं आ सकता। तो कौन सी एलईडी जलनी चाहिए? जिसके एनोड पे हाई वोल्टेज हो। देखो कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है? डायोड फॉरवर्ड बायस जब होता है जब एनोड पे हाई वोल्टेज लगे और कैथोड पे लो। तो कैथोड तो ग्राउंडेड है, तो कौन सी एलईडी जलनी चाहिए? जिसके एनोड पे हाई आए। हाई का मतलब 1 आए, लेकिन 1 तो आ ही नहीं सकता जब तक डिकोडर डिसेबल है। ये जो एलईडी वाला फंडा है ना, बस ये ध्यान रखो, एक्टिव हाई में एलईडी तब जलती है जब उसके एनोड पे क्या आ जाए? हाई वोल्टेज। ठीक है, कैथोड को ग्राउंडेड रखोगे, या इसे कह दो कॉमन कैथोड, सबके कैथोड कॉमन ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो कोई भी एलईडी तब जलेगी जब उसके एनोड पे हाई वोल्टेज आ जाए। ठीक है, इसी का एक और ट्राई करके देखते हैं हम लोग, एक और वेरिएशन। अब की बार मान लो कि इसको ग्राउंड से ना कनेक्ट करते हुए एक रेजिस्टेंस लगा के वीसीसी से जोड़ दिया। ठीक है, और इसको सपोज मैंने कर दिया 0। अब देखो यहां क्या हुआ? एनेबल 1 हो गया, तो डिकोडर जो है एनेबल हो गया, यानी काम तो करेगा। अब इनपुट कॉम्बिनेशन देखो जरा, I1 0 है और I0 VCC से जुड़ा है, मतलब 1 है, तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ? 0 1। तो कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा? Y1। Y1 गेट्स सिलेक्टेड, और Y1 जब सिलेक्ट हो जाएगा तो कौन सी एलईडी जलेगी? जो Y1 से कनेक्टेड है। ठीक है, Y1 गेट सिलेक्टेड का मतलब है कि Y1 का आउटपुट हाई आ जाएगा, और जिस एलईडी के एनोड पे हाई और कैथोड पे लो वोल्टेज है वो फॉरवर्ड बायस है, और वही एलईडी हमारी जल सकती है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो एनेबल पे खासा ध्यान देना कि कहीं ऐसा ना हो कि एनेबल 0 दे रखा हो और तुम फिर भी उसका आउटपुट निकाल करके आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनेबल हाई होगा या एनेबल एक्टिव होगा। अगर एक्टिव हाई है तो हाई होने पे एक्टिव होगा, और अगर एक्टिव लो है तो लो होने पे वो एक्टिव होगा। अब देखो जैसा हमने बताया कि एक डिकोडर के आउटपुट में क्या जनरेट होती है? मिन टर्म्स। तो मुझे इसके कुछ आंसर्स देना, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि लॉजिक गेट अगर मैं कनेक्ट करूं तब क्या होगा। ये 2 इनपुट हो गए, 4 आउटपुट लूंगा, Y0 Y1 Y2 Y3। मुझे क्या पता है हर आउटपुट पे क्या मिलेगा? हर आउटपुट पे मिलेगा एक मिन टर्म, और ये हो गया अपना एनेबल।
अब इसका पहला पार्ट देखो, मैं यहां एक और गेट लगा रहा हूं, ठीक है, और बाकी के दोनों से मैं लगा रहा हूं एक सपोज नॉर गेट। अब मुझे जानना है कि ये अगर W है और ये Z है, इनका लॉजिक एक्सप्रेशन मुझे जानना है, ठीक है, W और Z का। अब देखो मैंने ये बताया अगर एनेबल 1 कर दो तो डिकोडर एक्टिवेट हो गया, तो हर एक आउटपुट एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। मान लो यहाँ ए बी है, तो जो W है वो कौन कौन सी मिन टर्म्स को ऐड कर रहा है, 1 और 2, यानी 1 वाली क्या होगी ए बार बी और 2 वाली क्या होगी ए बी बार, तो ये क्या हो गया ए और बी। अब Z जो है वो और लेके क्या कर रहा है नॉट, तो सिग्मा M03 का बार, यानी M0 प्लस M3 का बार, यानी M0 का बार डॉट M3 का बार। यही होता है ना डी मॉर्गन्स लॉ से। और मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैक्स टर्म, तो M0 क्या होगा A प्लस बी, M3 क्या होगा A बार प्लस B बार। तो इसका मतलब है नॉर गेट क्या दे रहा है POS और गेट क्या दे रहा है SOP। ये बात क्लियर हुई? तो इसमें लिखो इस एग्जांपल के बाद by connecting OR gate at the output of decoder, by connecting OR gate at the output of decoder, we get SOP expression, and by connecting NOR gate, we get POS expression. By connecting NOR gate, we get POS expression. ठीक है? अब ऐसे अगला एग्जांपल लेता हूं। मान लो यहां और गेट की जगह मैं लगा दूं एक एंड गेट, ठीक है, और नॉर गेट की जगह लगा दूं मैं एक नैंड गेट। अब क्या होगा, अब देखो W क्या होगा, दो मिन टर्म्स का एंड होगा M1 डॉट M2। अब मिन टर्म की खासियत क्या होती है, मिन टर्म के बारे में हम ये कहते हैं कि कोई एक मिन टर्म 1 होती है डिपेंडिंग अपॉन इनपुट कॉम्बिनेशन। जैसे 0 1 हुआ तो कौन 1 होगा M1, 1 0 हुआ तो कौन 1 होगा M2। कहने का मतलब एक समय पे एक ही मिन टर्म 1 हो सकती है, दोनों नहीं। जब एक ही मिन टर्म 1 हो सकती है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0। नहीं तो देखो इसको लॉजिक एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हो, M1 है A बार B, M2 है A B बार, तो A इंटू A बार या B इंटू B बार दोनों ही क्या होते हैं 0। तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ एनी मिन टर्म्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। और इसी हिसाब से Z क्या है M0 डॉट M3 का बार। अब M0 डॉट M3 दो मिन टर्म्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0, तो बार क्या होगा 1। ये बात क्लियर है? तो एंड गेट का आउटपुट इन अ एक्टिव हाई डिकोडर हमेशा क्या आएगा 0 और नैंड गेट का आउटपुट हमेशा क्या आएगा 1। तो इसके लिए ध्यान रखना है एंड ऑफ एनी मिन टर्म्स इज ऑलवेज 0 because only one min term can be high at a time। तो चाहे तो पॉइंट बना के लिख लो, and operation on any min terms always results in 0 because only one min term can be high, for a particular combination of input। only one min term can be high for a particular combination of input। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालना
implementation of a logic function using decoder ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, for n variable function a n cross 2 to the power n decoder is required. A n cross 2 to the power n decoder is required. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, an active high decoder can be used to implement a SOP expression with the help of OR gate by taking OR of all the desired minterms. ठीक है। तो जिस मिनटर्म को हमें एक्सप्रेशन में दिखाना है उन सभी का क्या ले लोगे, और। जैसे डीमल्टीप्लेक्सर में किया था, वहां भी तो मैंने यही बोला था कि हर एक आउटपुट क्या है, मिनटर्म, उसके आगे क्या लगा दिया था, एक और गेट। सेम चीज डिकोडर में करनी है, और गेट लगा देना है और सम ऑफ मिनटर्म्स मिल जाएगा, या सम ऑफ एसओपी, सॉरी, या फिर एक एसओपी एक्सप्रेशन। तो इसमें क्वेश्चन लिखना, implement half adder and half subtractor by 2:4 decoder ठीक है। एक हाफ एडर और एक हाफ सबट्रैक्टर हमें बनाना है। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर हाफ एडर बनाना है, दो इनपुट होते हैं, एनेबल को कर दो हाई, 4 आउटपुट होते हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 4 मिनटर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब दो इनपुट में, एक में ए लगाया, एक में बी लगाया। अब हमने डीमल्टीप्लेक्सर वाले वीडियो के अंदर भी निकाला था कि जो सम होता है वो होता है समेशन ऑफ मिनटर्म्स 1 and 2, कैरी होता है सिंपली मिनटर्म 3। ठीक है। तो अगर ऐसा ही दिखाना है तो मुझे पता है हर आउटपुट पे एक मिनटर्म आती है, तो 1 और 2 वाली मिनटर्म्स का और किया, क्या मिल गया, सम, और 3 वाली से क्या मिल गया, कैरी। ठीक है। चाहे तो यही चीज ट्रुथ टेबल से भी डिराइव कर सकते हो, बट हमने हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर कई बार कवर किया है, इसीलिए अब मैं उसको डिराइव नहीं कर रहा। ऐसे ही जब हाफ सबट्रैक्टर की बात करोगे तो दो इनपुट लोगे I1 I0 और डिकोडर के 4 आउटपुट होंगे Y0 Y1 Y2 Y3। अब दो इनपुट क्या हो जाएंगे, A और B, और 4 आउटपुट आ गए। अब इसके अंदर एनेबल जो रहेगा उसे 1 करना पड़ेगा, तभी ये डिकोडर काम कर सकता है। तो जो सम होता है और जो डिफरेंस होता है उसका एक्सप्रेशन मैंने बताया हमेशा सेम रहता है। तो इसके अंदर भी कौन सी मिनटर्म आएंगी, 1 और 2, लेकिन बोरो जो होती है, बोरो होती है मिनटर्म 1 और कैरी होती है मिनटर्म 3, क्योंकि कैरी होती है AB, और मैंने बताया था सबट्रैक्टर में क्या करना होता है, मिन्यूएंड का बार ले लेते हैं, तो A बार B हो जाएगा जो कि है मिनटर्म 1। तो Y1 और Y2 इस पे लग जाएगा एक और गेट, ये क्या है, डिफरेंस, और जो Y1 है जो मिनटर्म 1 है वही क्या है, बोरो आउट। तो ये क्या बन गया हमारा, हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग 2:4 डिकोडर। ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई फंक्शन बनाना हो और डिकोडर के नंबर ऑफ इनपुट कम हो जाए, तो जितने इनपुट हैं उतने ही क्या होने चाहिए, इनपुट वेरिएबल। इसके अंदर ऐसे केसेस नहीं बनते कि इनपुट वेरिएबल 3 है और डिकोडर के अंदर इनपुट हमारे सिर्फ
2 है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट सेटिंग डालना 3:8 एक्टिव हाई डिकोडर, 3:8 एक्टिव हाई डिकोडर। जैसे हमने 2x4 पढ़ा है, ऐसे ही 3x8 की मैं बात कर रहा हूं। 3x8 एक्टिव हाई डिकोडर। अब इसके अंदर क्या होगा, 3 इनपुट होंगे और कितने आउटपुट होंगे, 8 आउटपुट होंगे, और एक क्या होगा, एनेबल। तो आउटपुट कैसे होंगे, I2 I1 I0, ये 3 इनपुट हो गए। 8 आउटपुट होंगे, Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7, और एक होगा एनेबल। ठीक है। अब इसके लिए भी अगर ट्रुथ टेबल डिराइव करते हो तो 3 तो इनपुट दिखाओगे, I2 I1 I0, और 8 इसके अंदर आउटपुट दिखाने पड़ेंगे, Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0। 3 इनपुट के अंदर एक चौथा इनपुट भी रहेगा हमारा एनेबल। अगर एनेबल 0 हो गया तो इनपुट कुछ भी आता रहे, डिकोडर काम नहीं कर सकता, क्योंकि एनेबल कैसा लिया है, एक्टिव हाई लिया है ना। एक्टिव हाई माने डिकोडर तब काम करेगा जब एनेबल 1 होगा। डिकोडर डिसेबल हो गया तो सारे आउटपुट 0, कोई भी आउटपुट सिलेक्ट नहीं हो सकता जब तक डिकोडर डिसेबल है। अब एनेबल 1 आने पे इनपुट के कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, तो 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। ये 8 कॉम्बिनेशन हुए और सब में एनेबल क्या है, 1 है। अब 0 0 0 के लिए कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होना चाहिए, आउटपुट सिलेक्ट होना चाहिए 0 वाला, Y0, तो उसे लिखा 1, बाकी सब रह गए 0। 0 0 1 के लिए हमारा Y1 सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी सब 0। 0 1 0 के लिए Y2 सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी सारे 0। 0 1 1 के लिए Y3 सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी सब 0। 1 0 0 के लिए Y4 सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी के सभी 0। 1 0 1 के लिए Y5 सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी के सभी 0। 1 1 0 के लिए Y6 सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी सभी 0। और 1 1 1 के लिए Y7 पे 1, बाकी सभी 0। तो जैसा हमने पहले भी बोला था, देखो हर एक आउटपुट एक मिनटर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो Y0 क्या है, M0, जो कि है I2 बार, I1 बार, I0 बार। ऐसे ही Y1 क्या है, M1, Y2 क्या है, M2, Y3 क्या है, M3, Y4 M4, Y5 M5, Y6 M6 और Y7 M7। तो हर एक आउटपुट एक एक्टिव हाई डिकोडर में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मिनटर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 3 वेरिएबल का कोई लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है तो कौन सा डिकोडर लोगे, 3:8 डिकोडर लेना पड़ेगा। 3 वेरिएबल तीनों कहां आ जाएंगे, इनपुट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो तीनों वेरिएबल जब इनपुट पे शो कर दोगे तो उसके हिसाब से 3 वेरिएबल की सारी मिनटर्म्स जनरेट हो सकती हैं आउटपुट पे। सारी मिनटर्म्स जो जनरेट हुई हैं उसमें डिजायर्ड मिनटर्म्स का हम क्या ले लेंगे, सम, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब देखो बहुत बार क्या होता है, ये 3:8 का कंसेप्ट तो क्लियर है ना, इसका सर्किट नहीं बना रहे, इसमें
3 नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी तीनों इनपुट के लिए एक एक, और 8 एंड गेट की एक एक मिनटर्म जनरेट करने के लिए। तो इसके अंदर चाहे तो लिख लो 3 नॉट गेट्स आर रिक्वायर्ड, 3 NOT gates are required in order to 3 NOT gates are required in order to take complement of each input, in order to take complement of each input, and 8 AND gates are required, and 8 AND gates are required to generate each minterm, to generate each minterm। ठीक है। अब इसके बाद देखो कई बार क्या होता है कि जैसे 2:4 डिकोडर है, उसमें 3 इनपुट रहे। अब भाई क्वेश्चन बन गया दिमाग में, 3 इनपुट कहां से आएंगे? हमारा एक एनेबल भी तो था जिसको हम परमानेंटली 1 या 0 कर रहे थे। जैसे मान लो यहाँ एक्टिव हाई एनेबल है, इसमें मैंने तीसरा इनपुट दे दिया सी। अब मेरे पास 4 आउटपुट है। अब y0 को क्या लिखोगे? ये मिनटर्म 0 से सिलेक्ट होता है, नहीं a बार b बार, लेकिन y0 सिलेक्ट तभी हो सकता है जब एनेबल क्या हो? हाई, यानी इसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया? c। जैसा देखो मैंने अभी भी बताया था, सभी मिनटर्म्स में क्या मल्टीप्लाइड रहता है? एनेबल। तभी तो हम बोलते हैं एनेबल 1 होने पे ही ये काम कर पाएगा। ऐसे y1 क्या होगा? a बार b c, y2 a b बार c, और y3 a b c। तो c या जो एनेबल इनपुट है वो डायरेक्टली हर मिनटर्म में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए कभी ये मत भूल जाना कि डिकोडर के सभी आउटपुट मिनटर्म तो हैं, साथ साथ हर आउटपुट में क्या मल्टीप्लाइड रहता है? एनेबल वाला सिग्नल, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? ऐसे ही देखो अगर एक्टिव लो होता, अगर एक्टिव लो होता, I1 I0 ये एनेबल बार है जिसपे कि बबल लगा है, और यहां है C। अब क्या होता? अब ये एनेबल तब होगा जब एनेबल वाला इनपुट यानी C वाला इनपुट क्या रहे? 0। तो यहां लिखोगे A बार B बार C बार। C बार माने जब C 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1। ऐसी अगला A बार B C बार, A B बार C बार, A B C बार। तो जब एक्टिव लो है तो C वाला सिग्नल एज इट इज नहीं आएगा, उसके लिए क्या आएगा? C का बार। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि C 0 होने पे ही ये डिकोडर काम कर सकता है। ठीक है। तो अब देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं एनेबल पे, देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं अगर दे दूं, सपोज एक अच्छा सा क्वेश्चन बना के देता हूं। एक 2:4 डिकोडर है, एक्टिव लो एनेबल है, अब मान लो ये मेरा आउटपुट है, एनेबल अगर एक्टिव लो है तो बबल दिखाना पड़ेगा। यहां मैंने 2 इनपुट दे दिए C और D। अब मैं पूछता हूं कि Z का एक्सप्रेशन बताओ। तो पहले एनेबल बार का एक्सप्रेशन निकाल लो। एनेबल बार का एक्सप्रेशन क्या है? C XOR D। ठीक है, यही तो सिग्नल आगे जा रहा है। अब y1 पे क्या लिखोगे? y1 होगा A बार B इंटू C XOR D का बार। ठीक है, C XOR D का बार। और y2 क्या होगा? A B बार C XOR D का बार। ठीक है, तो ओवरऑल Z क्या आ गया? Z हो गया A बार B, XOR का बार क्या होता है? X0 प्लस A B बार C X0 D। अगर इसको मिनटर्म में एक्सप्रेस करना हो, A बार B
सी डी ए बार बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी बार। ठीक है, क्योंकि एक्स नॉट का एक्सप्रेशन क्या होता है, सी डी प्लस सी बार डी बार। अब देखो 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 सॉरी 1 0 1 1 1 0 0 0। तो कौन कौन सी मिनटर्म आ गई देखो, सबसे पहले 0 1 0 0 यानी 4 1 0 1 1 1 7 1 0 0 0 8 1 0 1 1 11। तो ये चार मिनटर्म्स हमारी एग्जिस्ट करती है। ये चीज क्लियर है? तो जो भी एक्सप्रेशन लिखते हो एक्टिव लो में एनेबल का पार मल्टीप्लाई करना है हर जगह, और एक्टिव हाई में क्या मल्टीप्लाई करना है, एनेबल सिग्नल। क्योंकि जब एनेबल या C1 होगा तभी ये मिनटर्म आ सकती है, और इधर जब C0 होगा तभी ये मिनटर्म्स आएंगी। तो क्या मल्टीप्लाई हुआ है, C का बार। ये बात क्लियर है? तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम कर सकता हूं। अब एक होमवर्क प्रॉब्लम लिखो, implement the following logic expression, implement the following logic expression using 3:8 decoder, implement the following logic expression using 3:8 decoder, और लॉजिक एक्सप्रेशन है हमारा f a b c equal to a plus b c, f a b c equal to a plus b c। इसी में आगे लिख लेना यूज एक्टिव हाई डिकोडर, यूज एक्टिव हाई डिकोडर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे अब एक्टिव लो डिकोडर्स की। अभी तक जो भी हमने आउटपुट लिए वो एक्टिव हाई लिए हैं, तो अगली बार किसकी बात करोगे, एक्टिव लो आउटपुट्स की, और वहां देखेंगे जैसे यहां मिन टर्म बनती है वहां बनती है मैक्स टर्म। ठीक है, लेकिन ये सारा डिस्कशन अगले लेक्चर के लिए, तो अगले लेक्चर तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रखेंगे। थैंक यू।